मेरा नॉर्वे से ओस्लो नॉर्वे से अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हूं। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं पत्रिका के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं और डॉक्टर फिरोज जी और उनके सभी टीम के लोगों का और उनके विद्यालय का बहुत बहुत आभार। हमें जो है अपनी भाषा को जरूर सीखना चाहिए और मातृभाषा के रूप में हर आदमी को, हर औरत को, हर छोटे बड़े को अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेनी चाहिए। जो बड़े का मतलब मैंने इसलिए कहा कि अभी भारत में और बहुत से दुनिया के देश हैं जो भारत से भी ज्यादा जाने रक्षा हैं होगी। तो आज जो है हम हड़बड़ी में बहुत सी चीजें लिख रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हम सोच के नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसका शायद महत्व कम होता है। आधा वर्ष मेरा नॉर्वे से ओस्लो नॉर्वे से अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हूं। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं पत्रिका के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं और डॉक्टर फिरोज जी और उनके सभी टीम के लोगों का और उनके विद्यालय का बहुत बहुत आभार। आज जो है आपसे एक बात करने का मौका मिला है। आमतौर से लेखकों के बीच में, पाठकों के बीच में और जो भी आलोचकों और प्रेस के बीच में संवाद की आज बहुत बड़ी कमी हो गई है। उस रूप में ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि लाभकारी सिद्ध होगा। आपने बहुत से लेखकों की रचनाएं पढ़ी होंगी, लेकिन उनसे रूबरू नहीं हुए, यानी उनसे आपका परिचय नहीं हुआ, या तो उन्हें आपने देखा नहीं, अगर देखा तो उनसे बातचीत नहीं की, या उनके मुख से, उनकी वाणी से कोई बात नहीं आई। और कई बार ऐसा होता है कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत में ही कर दूं कि मैंने प्रायः देखा है कि केवल भारत में ही नहीं, मैं भारत का हूं और मुझे इस बात का सभी लोगों को अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार होता है। ये जो है, और जब व्यक्ति विदेश चला जाता है तो उसको बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। आज हम थोड़ी बातें करेंगे अपने लेखन के संबंध में, और जहां तक आज जो मुझे विषय दिया गया है वो दिया गया है प्रवासी साहित्य में जमीनी हकीकत, या ये कह लीजिए कि मेरे अपने लेखन में या एक लेखक के लेखन में किस प्रकार की जमीनी हकीकत होती है। जमीनी हकीकत का मतलब तो आप समझ गए होंगे, उसका बैकग्राउंड, उसका रहन सहन, उसका लिखना और उन चुनौतियों से जूझना, उन समस्याओं से जूझना जिनके बीच में गुजर करके कोई रचना निकलती है। एक तो बात यह है कि आदमी बहुत से कारणों से प्रवास करता है। मैं आज आपसे बातचीत के दौरान एक कहानी पढ़ के सुनाऊंगा, आपको कुछ कविताएं सुनाऊंगा और बीच बीच में बातचीत भी करता रहूंगा। आदमी प्रवास क्यों करता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और जब हम संवाद करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि जब आप संवाद करते हैं तो जो संवाद जिसके साथ आप कर रहे हैं, तो ये जो है, ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं अपने बारे संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। अब ये बात दूसरी है कि हम कितनी बता पाते हैं या हमें कितना ज्ञान है। तो प्रायः जो है मनपसंद चीज ना होने पर लोग थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आज जो हम जिस दौर में गुजर रहे हैं तो हम लोग जो है बहुत अकेलापन हो गया है। एक ही घर में, एक ही जगह पर बहुत से लोग रह रहे हैं और उन्हें शायद इसके पहले इसका इतना बड़ा अनुभव नहीं है। और प्रवास करने जब आप घर से निकलते हैं तो बस यही है कि देखिए, माता पिता के साथ सारे बच्चे रहते हैं और अध्ययन की दृष्टि से उनको घर से पलायन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, या नौकरी करने जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ कई बार जो है किसी देश की या किसी जगह की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं होती, इसलिए उसको जाना पड़ता है। राजनीतिक स्थिति के अलावा बहुत बार आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई या कहीं आग लग गई, और या कई बार जो है दो देशों का युद्ध हुआ, तो उनमें भी पलायन करना पड़ता है। ये मुझे अनुभव नॉर्वे में रहकर है, क्योंकि नॉर्वे में बहुत से तरह के प्रवासी लोग, यानी बहुत तरह के प्रवासी कह लीजिए या कह लीजिए, उनको हम लोग ये यहाँ नॉर्वेजियन भाषा में कहते हैं कि वो नी लांसमैन, यानी देश के नए नागरिक और नए नॉर्वेजियन लोग। तो उन लोगों को हम लोग नए नॉर्वेजियन लोग कहते हैं, नी लांसमैन।
और उसी तरह उसमें जो है शरणार्थी लोग भी नॉर्वे में आए, और उसमें जो है बहुत से लोग जैसे जहाँ सूखा पड़ा वहाँ से भी आए, और जहाँ युद्ध चल रहा है सीरिया या और कहीं वहाँ से भी लोग आए। और यूरोप में चूंकि कहा जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा रहन सहन अच्छा है, इसलिए प्रायः जो है क्यूबा से एक बोट जो है में लोग बैठते हैं और उसमें सवार होकर के सीधे इटली की तरफ रवाना होते हैं, और वहां से फिर देखते हैं कि कभी बोट डूब ना जाए, कई बार बोट पलट जाती है, तो उनको बचाने के लिए फिर उनको बचा करके लाया जाता है। इस तरह से भी कई प्रवासी आते हैं। और ये तो हुआ कि हम प्रवास किन कारणों से करते हैं, किन रास्तों से आते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। पहले जो है बहुत से प्रवासी जो भारत से आते थे तो वो जो है अपनी बोट में आते थे। जैसे कि कनाडा एक उदाहरण है। कनाडा में बहुत साल पहले, लगभग 100 साल पहले या शायद उससे थोड़ा ज़्यादा, कहते हैं 1905 या कुछ, तो उस समय बोट से बहुत से लोग वहाँ गए थे। इसी प्रकार जो है जो यूरोप में आने का भी एक सिलसिला जो है बोट के थ्रू शुरू हुआ। वो पहले जो है लोग किसी देश में कहीं भी जाने का उनको मौका मिला, फिर उसके बाद वो आते हैं इसमें ग्रीस में, और ग्रीस से फिर आगे बढ़ जाते हैं इटली की तरफ, और उसके बाद फिर यूरोप से, यूरोप तो पूरा ही कहलाता है। हालांकि कई लोग जो है यूके को यानी ब्रिटेन को यूरोप से अलग मानते हैं, ऐसा है नहीं। ये सब यूरोप का ही हिस्सा है। कोई पश्चिम का है, कोई पूरब का है, कोई थोड़ा सा सबके अपने अपने सिस्टम हैं। ज़्यादातर तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं यहाँ पर। और दूसरी बात जो है कि आदमी अनुभव में, अपने अनुभवों से जो है बहुत कुछ सीखता है, दूसरों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। आदमी जो जो सीखता है, कुछ तो जो है सीखता है अपने माता पिता से, अपने वातावरण में, और कई बार जो है हम अनुभव के कारण या एक वातावरण के कारण हम उन अनुभवों में कड़वापन या अच्छा या बुरा दोनों ही सीखने को मिलता है। भारत एक बहुत विशाल देश है, बहुत महान देश है, बहुत पुरानी संस्कृति है। यहाँ पर बहुत से लोग आए और यहाँ पर की संस्कृतियों को उन्होंने जो है रिच किया। क्योंकि मेरा मानना है कि जब बहुत सी संस्कृतियां मिलती हैं तो वह समाज जो है ज़्यादा अमीर होता है। उसका कारण है उसके अनुभव बढ़ते हैं, और अनुभव बढ़ने के बाद उनका दायरा बढ़ता है और उसकी भाषा और बहुत सी बढ़ती है। जैसे कि प्रायः मैं अपने यहाँ पर नॉर्वे में अपने राजनीतिक भाषणों में भी और वैसे भी कहा करता हूँ, और जब भारत में मौका मिलता है किसी विद्यालय में बातचीत करने का, तो मैं वहाँ पर कहता हूँ कि हमें जो है अपनी भाषा को जरूर सीखना चाहिए, और मातृभाषा के रूप में हर आदमी को, हर औरत को, हर छोटे बड़े को अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेनी चाहिए। जो बड़े का मतलब मैंने इसलिए कहा कि अभी भारत में और बहुत सी दुनिया के देश हैं जो भारत से भी ज़्यादा जाने रक्षर हैं, तो उन सबको पढ़ाया जाना चाहिए। अब चूंकि मैं नॉर्वे में रह रहा हूँ और मुझे बताया भी गया है कि मैं अपने नॉर्वे के अनुभवों को भी बीच बीच में भारत के साथ साथ साझा करता रहूँ, तो नॉर्वे में अगर कोई शरणार्थी लेकर कोई भी व्यक्ति 45 या 50 वर्ष का आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी देश से हो, चाहे वह अफगानिस्तान से हो, चाहे सीरिया से हो, या कह लीजिए किसी अफ्रीकी देश का कोई, अफ्रीकी महाद्वीप का कोई देश हो, तो उनको फिर यहाँ पर जो है नॉर्वेजियन भाषा पढ़ाई जाती है। यहाँ सबको साक्षर बनाया जाता है। साक्षर बनाने के बाद इनको थोड़ा सा कौशल विकास भी सिखाया जाता है, और इस तरह से सिखाया जाता है कि वह आराम से उसको सीख सकें, अपने जो डर दूर कर सकें। तो ये कौशल विकास करने के बाद ही उनको फिर काम पे लगाया जाता है। और एक बात और कि जो स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है। और जहाँ तक की बात है कि जो अनुभवों से और आदमी अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार करे और कैसा करे, तो देखिए एक जो मजदूर होता है, तो जैसे कि हम सारे लेखक, मुझे तो खैर अपने बारे में कहना है कि मैं अपने को लेखक मजदूर मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन भी मजदूरी से शुरू किया था। जब हाई स्कूल में मैं पढ़ता था तो मैंने जो है चूंकि हाई स्कूल में मैं जब फेल हुआ तो मेरे पिता जो है रेलवे में नौकरी करते थे, तो उन्होंने मुझे मेरी भी नौकरी रेलवे में लगवा दी। तो उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि मेरा बेटा जो है कहीं ऐसा ना हो कि यही बिना नौकरी के रह जाए। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पढ़ाई का क्या, पढ़ाई करनी क्यों जरूरी है। और क्योंकि उस समय ज़्यादा इसलिए पता चला क्योंकि 8 घंटे की आप नौकरी के बाद जब आप पढ़ाई करने जाते हैं तो 8 घंटे में आप थके होते हैं, उसके बाद जो है कुछ आप विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, फिर पढ़ने जाते हैं।
तो मैं वहाँ का और यहाँ का अंतर ये करूँ कि जब नॉर्वे में मैं आया 1980 में, मैं नॉर्वे आया, मुझे 40.5 साल हो गए हैं नॉर्वे आए हुए। और जब यहाँ आया तो जब यहाँ पर अध्ययन यहाँ पर ओस्लो विश्वविद्यालय में मैंने दाखिला लिया। जब नॉर्वे आया था तो यहाँ पर नॉर्वे भारतीयों के लिए वीज़ा नहीं होता था। 3 महीने तक हम बिना वीज़ा के यहाँ रह सकते थे। 3 महीने के अंदर हमें वीज़ा लेना होता था। लेकिन हम किसी कारण और बिना गारंटी अथवा एडमिशन के जैसे विश्वविद्यालय में हम नहीं आ सकते थे। तो मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर ओस्लो विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए अप्लाई करके आया और यहाँ दाखिला मिला। और यहाँ आते ही चूंकि एक यहाँ भारतीय पत्रिका परिचय निकलती थी तो उसमें कोई पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन उसमें ये बहुत एक सीखने का मौका था और एक अपने समय को भी बहुत गुजारने का अच्छा मौका था। तो विश्वविद्यालय में 2-3 घंटे पढ़ने के बाद मेरे पास बहुत समय मिलता था, और भारत में मुझे 8 घंटे नौकरी करने के बाद तब पढ़ने का समय मिलता था। ये तुलना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ, अपनी स्थिति का बयान कर रहा हूँ कि किस प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन ये समझिए कि जब आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति में मेरी नज़र में कई तरह से परिपक्वता आती है। जैसे आप ये कहें कि आदमी महान कैसे बनता है, तो कई हमारे बुजुर्गों ने, कई पहले लोगों ने कहा हुआ है, महान लोगों ने, कि 3 तरह से लोग महान बनते हैं। एक तो ये कि जो अपना सोने का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, यानी जो जिनके पहले से ही काफ़ी पढ़े लिखे या बहुत सी चीज़ों में समृद्ध होते हैं, यानी वो बचपन से ही उस तरह की कला या उस तरह के गुण देखते हैं जिससे कि बच्चे बचपन से ही सीखने लगते हैं, और उनको फिर जो है बहुत आसान होता है उस समाज में या उस तरह की कला या लेखन या व्यापार या जो भी, तो उससे वो जुड़ जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि परिश्रम करके आदमी महान बन जाता है और कुछ पे महानता लाद दी जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नॉर्वे में कई प्रधानमंत्री हुए हैं, तो एक बढ़ई थे, और एक इसी तरह से जो एक गुरु हार्लेम ब्रुतलान हुए, वो डॉक्टर थी। जैसे ही उन्होंने चिकित्सा की परीक्षा पास की तो उनके पास बुलावा आया, क्योंकि वो पहले भी अपने छात्र समय में बहुत सक्रिय थी। तो फिर वो पार्टी उन्होंने यहाँ की लेबर पार्टी, जिसे यहाँ अरबाइदर पार्टी कहते हैं, तो उसमें सम्मिलित थी। मेरे पास सामने वहाँ चित्र लगा हुआ है, कभी और कभी साझा करेंगे। उस चित्र में जो है मेरी प्रदर्शनी का वो उद्घाटन कर रही हैं। मेरे नॉर्वे में शुरू में चित्रों की प्रदर्शनी लगी, उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। तो अब मैं 3 साल बाद पुनः जो है चित्र और पेंटिंग से भी जुड़ूंगा। अभी मेरे पास 3 साल हैं, 3 साल का वक्त है जब मैं नई कला को शुरू करूंगा, क्योंकि जो कला के लिए या किसी भी अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ समय की सीमा नहीं होती। जैसे कि हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 60 साल की उम्र में पेंटिंग शुरू की। आप जब कभी भी जाएंगे शांति निकेतन, तो शांति निकेतन में पाएंगे और देखेंगे कि उनकी बनाई जो बहुत सी कलाकृतियां जो पेंटिंग के रूप में है, और वो कैलेंडर के रूप में है और बहुत तरीके से है, और वहाँ पर तो उन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा है। लेकिन यहाँ बात चूंकि मुझे अपनी करनी है, तो मैंने तो बस एक उदाहरण दिया कि उम्र की बात जब आई तो मैंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात की। उसी प्रकार से बहुत से लेखक भी हैं, माया जी फोन उठा लीजिए, जो बहुत से लेखक भी हैं जो जिन्होंने बहुत देर से लिखना शुरू किया है। बहुत से फिल्मी कलाकार भी हैं जिन्होंने बहुत से देर से अभिनय शुरू किया। तो जो आयु है वह प्रवीणता की कसौटी में नहीं आती है। एक बात और मैं यहाँ थोड़ा सा साझा कर दूं, शायद ये अनुभव भी बिल्कुल नया होगा और लोगों के लिए आश्चर्यजनक भी होगा, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। एक तरफ मैं निजी तौर पे, ये मेरा अपना अनुभव है और मैं अपने अनुभवों को कहकर जो है, मैं किसी विवाद की मुझे आवश्यकता नहीं है। लोग अपने अनुभव को उसके साथ जोड़ें या ना जोड़ें और उसको अपने हिसाब से देखें। लेखक का काम होता है लिखना, और आलोचक का काम होता है उसका आलोचना करना, और पाठक का काम होता है उसको पसंद करना या नापसंद करना। और इसी के साथ साथ जो है फिर लेखक की जिम्मेदारी मेरी नज़र में हट जाती है कि वह कैसा लिख रहा है, कैसा किया, क्योंकि वो उसने एक रचना की। और एक ये जो बात मैंने अभी शुरू की थी इससे लेखन से संबंधित, तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आज हम बहुत खुश होते हैं, मैंने 100 किताबें लिखी, 300 किताबें लिखी, 500 किताबें लिखी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो दौर गया। पहला ऐसा होता था कि आपको एक बड़ा लेखक तब माना जाता था जब आप उपन्यास लिखते थे या आप कविता लिखते थे।
उसके बाद दौर जो है और आगे बढ़ा। उसके बाद जो है आपने कहानी लिखी, तो भी आप बड़े लेखक होने लगे। क्योंकि जब भी आप कभी कोई लेखन शुरू करते हैं तो वह आप स्त्रीकूर, नॉर्वेजियन भाषा में हम कहते हैं स्त्रीकूर, हिंदी में कह सकते हैं कि एक हम छोटे छोटे एक समरी के रूप में, जैसे कहावतें होती हैं, जैसे कि शीर्षक का उपशीर्षक होता है, उस तरह से हम चीजें लिखते हैं कविता के रूप में। तो ज्यादातर लेखकों ने अपने कवि रूप से अपना जीवन शुरू किया। भारत में भी बहुत से ऐसे लेखक रहे हैं और विदेशों में भी ऐसे बहुत से लेखक रहे हैं जिनकी पहली किताब जो है कविता की थी। और इसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ कि ज़्यादा लिखने से फ़ायदा होता है, कम लिखने से फ़ायदा होता है, या किस तरह से यहाँ या वहाँ उसका जो है निर्णय किया जाता है कि ये लेखन या लेखक किस स्तर का है, या इसे प्रसिद्धि तो आपको पता है कि पाठकों के द्वारा मिल जाती है। और आपको भी 3 बातें बताएं कि किस तरह से, जिस तरह से एक व्यक्ति महान बन सकता है, उसी तरह से किसी की रचना को भी काफी लोकप्रिय किया जा सकता है। और इसमें हमारे भारत में जुड़े हुए हिंदी के लेखक इसका काफी लाभ उठा सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज रूप में अपनी कुछ लेखकों की कोई खास रचना हो और जो बहुत अच्छी हो, तो वह आप उसकी पहचान आपकी है या नहीं है, उसके बाद भी उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त करेगी और वह जो है देश का भी नाम आगे करेगी। तो अभी हमने बात ये शुरू की थी कि जब, और ये जो हमने अभी बातें बताई कि जैसे कि उपन्यास को पहले उपन्यासकार को लेखक मानते थे बड़ा, उसके कवि को मानते थे लेखक बड़ा, नाटककार को मानते थे लेखक बड़ा, फिर कहानियों को मानने लगे लेखक बड़ा, फिर जो है रिपोर्ट को मानने लगे लेखक बड़ा, उसके बाद जो है गीत लिखने वालों को मानने लगे लेखक बड़ा। ये जो हमने कसौटी जो आपको लेखन की बताई, वो कसौटी जो है नोबेल पुरस्कार की है। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन से, साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडन से दिया जाता है, कि नॉर्वे में केवल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको पता चल गया। और दूसरी बात यह है कि अभी पिछले वर्ष यहाँ पर नॉर्डिक कंट्री का एक इनाम होता है जो हर साल दिया जाता है। नॉर्डिक कंट्री का इनाम, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन है, जैसे स्कैंडिनेवियाई कंट्री में आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। उसी तरह नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और एक ऑय है, यानी कुछ छोटा सा द्वीप समूह है, और फेरलान ऑयने कहते हैं नॉर्वेजियन भाषा में। तो ये सब मिल करके नॉर्डिक कंट्री यानी उत्तरी देश कहलाते हैं, क्योंकि ये दुनिया के उत्तर में बसा है। दुनिया के उत्तर में बसे होने के कारण यहाँ पर जो है उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुवीय रेखा होकर के आती है। तो इस समय जो है उत्तरी नॉर्वे में सूरज नहीं डूबता है, और आजकल सूरज नहीं डूबेगा, तो दिन रात वहां सूरज रहेगा। तो इसीलिए नॉर्वे को यानी आधी रात का सूरज वाला देश भी कहते हैं। तो ये जो नॉर्डिक कंट्री का जो पुरस्कार पिछले बार मिला, तो वह जो है बहुत बूढ़ा भी नहीं था, और वह ये समझ लीजिए 50 साल से कम का लेखक था। उसने केवल 2 पुस्तकें लिखी थी। उसको नॉर्डिक कंट्रीज का जो है ये एक साहित्यिक पुरस्कार मिला। तो ये समझ लीजिए आज जो है हम नहीं, बहुत से लोग हैं, शायद उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि जब हम कहते हैं तो उसमें हम अपने को थोड़ी ना अलग कर सकते हैं, और उसमें फिर आसान भी हो जाता है कहना कि हम, और जिसको हम में नहीं जोड़ना है तो वो अपना मैं करके अपना अलग कर ले, कि शायद उसकी दूसरी विचारधारा होगी। तो आज जो है हम हड़बड़ी में बहुत सी चीजें लिख रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हम सोच के नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसका शायद महत्व कम होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि भारत में, जैसे नॉर्वे में जब लेखन हम करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि एक बात हमने शुरू की थी, शुरू में उसको पूरी नहीं कर पाए, और हमें फिरोज जी ने बताया, और मैं सोचा था शायद इसमें ज़्यादा बात ना करूं, केवल अपने साहित्य की बात करूं, लेकिन मुझे शायद अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने भी भारत में बहुत से सेमिनारों में ऐसी चीज़ नहीं सुनी है कि व्यक्तित्व और कृतित्व को अलग किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी लेखक भारत में है, कोई भी लेखक बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, कहीं इजराइल में है, या किसी और देश में है, अमेरिका में है, कहीं भी है, तो उसका व्यक्तित्व कृतित्व अलग होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए ट्रंप जी हैं, कुछ को पसंद है, कुछ को ना पसंद है, लेकिन अगर उन्होंने कोई एक अच्छी किताब लिखी है तो उसकी इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने किताब तो अच्छी लिखी है, लेकिन उनका व्यक्तित्व विवादास्पद है, अच्छा है या बुरा है, तो हम उसको अलग रखें, यानी व्यक्तित्व अलग रखें, कृतित्व रखें, यानी उनकी कृतित्व को स्थान दें। नॉर्वे में जो उदाहरण देने जा रहा हूं, ये सीधे उदाहरण मेल नहीं खाता, क्योंकि ट्रंप जी जो प्रेसिडेंट हैं
और मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं ये बहुत बड़े साहित्यकार थे। वो जो है नॉर्वेजियन भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार थे, जिनका नाम क्नुत हामसुन था। KNUT, अगर अंग्रेजी में देखें जैसे नट लिखते हैं वैसे ही उनका नाम है, लेकिन नॉर्वेजियन भाषा के हिसाब से उच्चारण होता है क्नुत हामसुन। तो जो क्नुत हामसुन जो साहित्यकार थे, तो वो क्या हुए कि उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला, उसके कुछ वर्ष बाद वो नाजी समर्थक हो गए। तो एक जानकर के आपको बड़ी खुशी होगी, जब यहाँ आइएगा कभी हमसे मुलाकात होगी तो ले चलूंगा। तो उनकी नाम से यहाँ की छोटी छोटी सड़कों के नाम है, उनके नाम से नहीं, उनकी कृतियों के नाम से, उनकी किताबों के नाम से। लेकिन जब उनकी मूर्ति लगने की बात आई तो हम लोगों ने, यानी हम लोगों कौन, नॉर्वेजियन राइटर यूनियन और बहुत से लेखकों ने इसके लिए प्रदर्शन किया और हम लोगों ने उनकी मूर्ति नहीं लगने दी। जैसे कि आजकल जो माहौल चल रहा है थोड़ा सा भेदभाव वाला, जैसे अभी अमेरिका में एक घटना हुई, उसी प्रकार भारत में बहुत सी घटना हुई। और भारत में इतनी घटनाएं होती हैं रोज आम तौर से, वहां पर हम लोग, मेरा मानना है, मेरा अपना मानना है कि हम वहां पर लेखक वर्ग भी उसमें सम्मिलित है, पाठक वर्ग भी सम्मिलित है, अध्यापक वर्ग भी सम्मिलित है, मजदूर वर्ग भी सम्मिलित है, सभी लोग सम्मिलित हैं। हम लोग राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, हम लोग शायद बहुत सहनशील हैं, गांधी के देश के हैं, बुद्ध के देश के हैं, नानक के देश हैं। तो हम लोगों में विवेक दान बहुत है। जब आप गुरुद्वारे जाते हैं तो बताते हैं कि विवेक दान बहुत बड़ा दान है, सेवा दान बहुत बड़ा दान है, लेकिन हम विवेक को भूल करके जाते हैं, विवेक दान को भूल जाते हैं, सेवा दान तो आज पूरा ही भूल रखे हैं। तो अब आ रहे हैं वापस, तो हम लोगों ने उनकी मूर्ति नहीं लगने दी। तो आज भी क्नुत हामसुन की ओस्लो में कोई मूर्ति नहीं है। उनकी पुस्तकों के नाम से कई छोटी बड़ी सड़कों के नाम उनकी कृतियों पे हैं। और हमारे यहाँ हमने अक्सर देखा है, मैं सन 1980 से जब नॉर्वे आया हूँ तो मुझे जरा भारत को यहाँ से देखने, जब आप मिस करते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। जब उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो जैसे मान लीजिए हम जब एक बार अभी फिरोजी के पास आए, जब दोबारा आएंगे तो शायद मुझे ज्यादा मन में ख्याल आ जाए कि ये पहले यहाँ दीवार नहीं थी, दीवार कैसे आ गई, ये यहाँ पर छोटा सा ये था। तो शायद फिरोजी उस बात को नहीं समझ पाए। उसका कारण ये होता है जब धीरे धीरे बदलाव होता है तो हम उस बदलाव के आदी हो जाते हैं, लेकिन जो कभी कभी आता है तो वो देख लेता, अच्छा ये बदलाव हुआ है और ये बदलाव नहीं हुआ है। मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं अपना निजी तौर पे मानता हूं, और मैं उस मेरी रचनाओं में मिले या ना मिले, मैं मानता हूं कि जो साहित्यकार है बिना राजनीति के नहीं रह सकता। और मेरी नजर में, मेरी अपने निजी मामले में, साहित्य जो है और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। राजनीति भी होगी और साहित्य भी होगी, और उसका एक उद्देश्य होगा। और भारत में एक जो नई चीज चल रही है, ये बहुत अच्छा हुआ, हम फिरोजी को धन्यवाद देते हैं। और मेरे भाई बहनों, जो आप विद्यार्थी हो, आप वहां पर लोगों से बहस नहीं करो। बहस करने से आपको शायद नुकसान हो, लेकिन ये ध्यान रखिए, अब इस कोविड-19 और कोरोना काल में आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। जैसे भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मोदी जी, कि अब आत्मनिर्भरता की बात आ गई, फलाना आ गई। वो कह नहीं रहे, ये मजबूरी है। एक बार जो है मंत्री ज्यादा परेशान है, मंत्री ज्यादा मजबूर है, मंत्री ज्यादा डर रहा है, जबकि आम मजदूर लोग नहीं डर रहे हैं। आम मजदूरों को कोरोना ज्यादा हो भी नहीं सकता, बेशक हम डरे हों। और हम छोटे भाई बहनों से जो अभी ये कहना चाहते थे कि आप कौशल विकास का भी अपना ध्यान रखें। हालांकि आज का जो लेक्चर है प्रवासी साहित्य की जमीनी हकीकत, लेकिन अपने छोटे भाइयों से ये कहना क्यों भूलें। और राजनीति को समझना इस तरह से जरूरी है। राजनीति जो है एक टूल्स है। जिस प्रकार आपके पास कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के बाद आपके पास एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन में आप देखिए नीचे कहते हैं आधार या बेसिक लाइन होती है, ऊपर टूल्स लाइन कहलाती है। तो ठीक टूल्स की तरह जो ये राजनीति है, ये टूल्स की तरह होती है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो एक अलग अलग औजार होते हैं, जिनसे कि उस देश की जो चीजें हैं, यानी राजनीतिक चीजें सुधरती हैं, और उनको मिलकर काम करना होता है। ये कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। अब मैं ये कह रहा हूं उसकी समझ जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे भारत में, जैसे मैं अपनी साहित्यिक जमीनी की बात हकीकत ये बताऊं, तो जब मैं भारत में था तो ऐसा नहीं है कि जब मैं भारत में था, और ऐसा नहीं है, ये मैंने उस संदर्भ में कहा कि मुझे याद आ गई अपने इमरजेंसी के दौर में। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी में सब अच्छा हुआ या सब खराब हुआ। बहुत सी चीजें अच्छी भी हुई, बहुत सी चीजें खराब भी हुई। जब मैं रेलवे में था तो मुझे याद है कि हम लोग की तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन हमको बिना काम के पैसा नहीं मिलता था, हमको अधिक काम करना पड़ता था, हमको समय से पहुंचना पड़ता था।
और वहां पर विरोध करने के कारण, प्रदर्शन करने के कारण मेरे पास वीडियो बंद कर दिए गए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, नहीं। राजनीतिक जागरूकता, जब भी आप कोई काम करेंगे तो शुरू में कुछ लोगों को ये तरह की समस्याएं उठानी पड़ेंगी। धीरे धीरे जब उस व्यवस्था का अंग हो जाएगी तो उसमें आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं और जब साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये मत समझिए कि यह इतिहास अच्छा है या खराब है। आप स्वयं अध्ययन करिए और पुरानी जितनी भी किताबें लिखी गई उनको जरूर पढ़िए। और जो पहले किताबें लिखी जाती थी शोध के आधार पर लिखी जाती थी, बहुत मेहनत करके लिखी जाती थी। और जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे है पूंजीवाद है, समाजवाद है, और उसी में जो है समतावाद है, उसी तरह से जैसे कि भारत में जो ये कह लीजिए प्रोग्रेसिव, तो एक ही पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो सीधे सीधे शब्दों के हिसाब से समाजवादी पार्टी। और भी बहुत सी पार्टियां हैं। मैं पार्टियों के बारे में नहीं कहूंगा, नहीं कहेंगे कि हम राजनीति पे बात कर रहे थे, हम साहित्य पे बात कर रहे हैं, लेकिन साहित्य और राजनीति आपस में जुड़े होते हैं। जब आप के अंदर ज्ञान अच्छा होगा तो आप अच्छी चीजें दे सकेंगे। तो आज मैंने अभी देखा कि कानपुर में इस वेबिनार का इस समय सेंटर है। वैसे पूरे विश्व में इससे लोग देख रहे हैं। मैं इधर बाएं तरफ भी देख रहा हूँ और कुछ दूसरी तरफ भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो विदेश से भी देखा जा रहा है, लंदन से भी देखा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ अमेरिका से भी शायद 1-2 लोग देख रहे हैं, तो और भारत से भी बहुत लोग देख रहे हैं। खैर, अब वापस आ रहा हूँ। तो इन सब का अध्ययन करना जरूरी है कि ये साम्यवाद क्या है, ये पूंजीवाद क्या है, ये समाजवाद क्या है, जो आज भारत में सिस्टम चल रहा है वो कैसा है। और ये ध्यान रखिएगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मिलकर काम करना होता है। ऐसा होता है कि ये मेरे पास ये 10 उंगलियां हैं, सब एक सी नहीं है, यानी सबका एक सा रोल नहीं है। 2-3 उंगलियों से मेरे काम होता है लिखने का, और हथौड़े पकड़ने का दूसरे तरह से काम होता है। आरी चलाते हैं तो फिर दूसरे भी मस्कल्स भी प्रयोग होते हैं। इस तरह सारी पॉलिटिकल पार्टी की जो अपनी एक योग्यता होती है, क्षमता होती है उन लोगों में, वो मिलकर देश संभालते हैं। और कभी भी जब कभी अकेले या किसी को नकार के काम किया जाता है तो उसमें हम अनसिक्योर फील करते हैं। नॉर्वे में तो ऐसे ही कहा जाता है, हम अनसिक्योर फील करते हैं, तो फिर हम दूसरों को साथ नहीं लेना चाहते हैं, हम छिपाना चाहते हैं, इसलिए दूसरों को साथ नहीं लाना चाहते हैं। ये सब चीजें जो है आपको पढ़ के पता चलेंगी। और एक और बात, आपको जो है लीडरशिप सीखनी है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको घर में आप जैसे कोई हमारी बिटिया पढ़ रही है तो उसको कल जाकर के बाहर प्रदर्शन करना, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ अध्ययन की दृष्टि से आगे आए। जैसे कि किसी को हथौड़ी चलाना नहीं आता है तो अब कोरोना में अपने घर की मरम्मत वगैरह में वो कौशल विकास सीखिए। देखिए, और जो गाँव में हमारे मजदूर भाई या श्रमिक भाई जो बाहर काम, कुछ श्रमिक भाई जो है काफी महीने काम करते हैं, कुछ परमानेंट काम कर रहे थे तो बड़े बड़े शहरों से या छोटे शहरों से वहां से वापस आए जहां वो कारखाने में या बाहर श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। तो उनके पास बहुत कला कौशल है, उन्होंने वो वर्षों लगातार काम करके सीखा है। तो अगर गांव वाले चाहें तो ये इतना अच्छा स्वर्णिम अवसर नहीं मिल सकता कि उनसे बढ़ईगिरी सीख लें, उनसे जो है थोड़ा सा नलका बनाना सीख लें, उनसे और भी चीजें सीख लें, यानी मकान बनाना, दूसरी चीजें बनाना, सड़कें साफ करना, और बहुत से काम हैं, बहुत से बिजली के काम है, तो उनसे बहुत आता है। तो इस समय कौशल विकास सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्वे में जो एक लेखक है उसका हाथ कड़ा होता है। या ऐसा नहीं है कि कलम चलाने के कारण उसका काम कड़ा नहीं होगा। यहाँ पर वो अपनी अलमारियां वो खुद बनाते हैं, उनके जो समर के घर होते हैं वो उसको खुद बनाते हैं, और अधिकतर खुद बनाते हैं, और जो थोड़े बहुत बने बनाए मिलते हैं उनमें वो मरम्मत करते रहते हैं। उनकी जो सड़क होती है उसको वो स्वयं साफ करते हैं। और नदी किनारे हो चाहे पर्वत पर उनका एक छोटा सा घर होता है, और एक घर वहां होता है जहां वो नौकरी करते हैं, चाहे वो किराए का हो चाहे वो उनका अपना निजी हो। तो इस तरह से ये पर्यावरण को भी ये एक यहाँ पर शब्द होता है दुग्नाद। तो ये जो साहित्य में भी यहाँ पर एक दुग्नाद चलता है। दुग्नाद का मतलब होता है दूसरे के लिए श्रमदान करना, कि जैसे हमने सड़क बनाने में सहयोग देना, सड़क चाहे मेरे दरवाजे पे ना जा रही हो तो इसका मतलब हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर इन्होंने 100 साल पहले जो कौशल विकास किया सभी लोगों ने। और नॉर्वे के सभी लोग हथौड़े चला सकते हैं, आरी चला सकते हैं, थोड़ा बहुत सिल सकते हैं, और सिलाई कर मतलब बिनाई कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। ये इनको जब वो 6 महीने से 6 साल के होते हैं बालवाड़ी में जाते हैं तो वहां सीखते हैं काफी चीजें, जैसे कैसे चाकू पकड़ना है, कैसे कैंची पकड़ना है, कैसे सुई पकड़ना है, कैसे ब्लेड पकड़ना है अगर मान लो अचानक आ गया, और कैसे कपड़े पहनने हैं। और यहाँ पर 1.25 साल का बच्चा अगर वो स्वस्थ है तो वह अपने कपड़े पहनना किंडरगार्टन में जाने के बाद शुरू कर देता है। और घर में भी कहता है नहीं मैं अपने आप पहनूंगा जूते, मैं अपने आप काम करूंगा।
और वह थोड़ा बहुत पेड़ पे हर किंडरगार्टन में छोटे मोटे पेड़ होते हैं और उनको यहाँ के मौसम में भी रहना सिखाया जाता है। तो जिस तरह से एक आदमी को किसी भी जगह पर रहने के लिए वहाँ के मौसम से परिचित होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार एक साहित्यकार को और पाठक को उसके देश की हर स्थिति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि उसके साथ उसके सामने जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, और उसके सामने अच्छा या बुरा हो रहा है वो किस प्रकार से अपना फर्ज निभा सकता है कि जिससे और बेहतर हो सके और बेहतर हो सके। एक होता है कर्तव्य, अपना निजी कर्तव्य, अपने परिवार के लिए कर्तव्य। एक होता है समाज के लिए कर्तव्य, और समाज हम ही तो आप बनाते हैं। दो चार व्यक्ति लोग मिलकर का एक परिवार होता है, उसके बाद कई परिवार मिलकर के एक छोटा सा मोहल्ला होता है, उसके बाद एक बड़ा सा समाज होता है। तो समाज हम ही लोगों आपसे तो है, और अगर हम जैसा चाहेंगे वैसा समाज हो जाए। हमारे ब्रिटेन में जो प्रवासी साहित्यकार हैं, ये सो-कॉल्ड प्रवासी साहित्यकार के नाम से ही उनकी बहुत सी संगठनों में रचनाएं आई हैं। मैं इस विवाद में नहीं जाता कि प्रवासी साहित्यकार या नहीं प्रवासी साहित्यकार। अब ये कोरोना कोविड-19 जो आया है, इसके बाद जो है आप देख लीजिएगा, बहस जो मर्जी चलाते रहिए, चाहे दलित साहित्यकार, चाहे प्रवासी साहित्यकार, चाहे स्त्री लेखन, चाहे ये लेखन, चाहे वो लेखन, ये सब चीजें बहुत बदलने वाली हैं। 20 साल के बाद का जो साहित्य होगा, आप सभी लोग जीवित रहेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल प्रतिमान बदल चुके होंगे, और जो गुणवत्ता के दृष्टि से वो अच्छे होंगे वो आगे आएंगे, जिनका प्रचार अच्छा होगा वो जिंदा रह पाएंगे। अमीर खुसरो की तरह जो हिंदवी है, उस समय जो उन्होंने बहुत दूरदर्शी से सोचा कि इस देश की भाषा जो है हिंदवी है, ब्रज भाषा है, अवधी है, दूसरा है, इस तरह से होगी, तो उन्होंने उसको सूफिज्म को, यानी आपको पता है कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई धर्म रखता है, लेकिन नॉर्वे में सारे लोग का धर्म नहीं है, बहुत से लोगों का कोई धर्म नहीं है। नॉर्वे में कईयों का जैसे हिंदू धर्म है, हमारा ईसाई है, सिख धर्म है, उसी प्रकार यहाँ पर बहुत से लोगों का धर्म नहीं है। तो उनकी एक संस्था होती है, उनको सरकार उसी प्रकार से सहायता करती है जैसे धार्मिक संस्थाओं को सहायता करती है। तो धार्मिक होना या किसी धर्म का मानना कोई जरूरी नहीं है। एक बात ये नॉर्वे में मैंने सीखा है। और ये धर्म जो है निजी मामला है, और ये जीवन की यात्रा के जीवन जो है बड़ी यात्राओं से होकर गुजरती है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। बचपन में मुझे याद है कि पड़ोस में लोग बुला करके अपने बच्चों को संभाल के रखते थे, कहते जरा ये मेरा कठिन काम कर दो। तो आप समझ सकते हैं कठिन काम किस तरह के होते होंगे। वो कभी किसी अपने उसमें कभी और किसी अवसर पे बताएंगे, तो हम लोग से करा लेते थे, अपने बच्चों को बचा के रखते थे। लेकिन एक तो ये है कि अगर हम मौसम से वहां परिचित हुए, और अगर कौशल विकास हुआ, और हमने ज्ञान अर्जित किया, तो ये आपने कभी वेबिनारों में मौका ले रहे होंगे, तो जानते क्या बोलेंगे, ओह ये तो सेमिनार अमीर खुसरो साहब के लिए था, ये तो नॉर्वे की बात कर रहे हैं। आप भाई साहब कहाँ की बात करेंगे, आप जहां के होंगे वहीं की बात तो करेंगे। हम भारत के थे, अब हम नॉर्वे के हैं। मैं तो अपने को इस प्रकार मानता हूं कि मेरी जो है भारत माँ अगर देवकी माँ है, तो नॉर्वे में जो है हमारी यशोदा माँ है। देवकी माँ ने मुझे पैदा किया, बड़ा किया, और नॉर्वे ने मुझे जो है उच्च शिक्षा दी, यहाँ नौकरी दी, यहाँ पर रहने को दिया, और हमें सुख सुविधाएं दी। तो हम अपनी देवकी माँ को नहीं भूल सकते हैं, लेकिन हम नॉर्वे को भी नहीं भूल सकते। और मेरी नजर में जो व्यक्ति इंट्रीगेट नहीं करता है, तो वह दो नावों में पैर रखने की कोशिश करता है, न वह इधर का रहता है, न वो उधर का रहता है। और इस कोरोना काल में आप ये भी जानने की कोशिश करें कि हमारे माता पिता, और जबकि ये साहित्य से अलग है, लेकिन मैं अपने संघर्षों को इस रूप में कह रहा हूँ कि जो मैं नहीं प्राप्त कर सका, अगर आप ये करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा कि जो हमारे युवा बच्चे हैं, बिटिया हैं, बेटे हैं, वो अपने माता पिता से पूछें उनके क्या सपने थे, क्या सपने हैं। और वो एकदम से आप पूछें तो हो सकता है कि वो सही उत्तर न दें, लेकिन आप उनको सेवा करते हुए, चाय पिलाते हुए, उनके और बहुत सी बातों को पूछते हुए कीजिए। और ये टीवी और जो चैट वैट है, ये सब कम कर दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। मैंने जब से जो है टीवी देखना कम किया है, तो मैंने देखा कि सक्रियता बढ़ी है। हमारे यहाँ पर घर में भी बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब डिग्रीधारी हैं। डिग्रीधारी के अलावा सबसे बड़ी बात होती है इंसान होना, और किसी के साथ, सभी के साथ समान व्यवहार करना। समान व्यवहार बहुत जरूरी है। वीआईपी कल्चर के कारण आज देख लीजिए, जिन्होंने वीआईपी कल्चर के हिसाब से व्यवहार बनाया भारत में, जो मैं कहने जा रहा हूं वो सच नहीं है, पूरा सच नहीं है, लेकिन थोड़ा सच है। जो वीआईपी जिन लोगों के संबंध थे, विदेश में रहने वाले लोगों के भारत में जिनके वीआईपी संबंध थे, अगर उनके माता पिता की मृत्यु हुई या भाई बहन की भारत में कोरोना काल में मृत्यु हुई,
तो उनको जो है बहुत से लोग सहयोग देने नहीं जा सके और उनका जो है दाह संस्कार जो है उनको ज्यादातर उनको जो है नहीं सम्मिलित हो पाए। लेकिन जिनके आम आदमियों से संपर्क थे उनके दोस्तों ने जाकर उनका दाह संस्कार किया। आप कोरोना किसी के मैं चिकित्सा वाली बात नहीं कह रहा, लेकिन आप भय को दूर रखिए। भय आपको जबरदस्ती भय नहीं होना चाहिए। आपको अपनी कॉन्शियस अपने यानी अपने बारे में विश्वास होना चाहिए और उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोविड-19 है, उसमें कैसे ध्यान देना है वैसे ध्यान देना है कि और जब अगर मान लीजिए आपने किसी की सेवा की और कुछ की, और कौन करेगा सेवा? हम ही आप तो सेवा करेंगे। हम एक दूसरे को ब्लेम देते हैं, वो करते हैं, तो क्यों नहीं मिल के आगे करते हैं? तो ये साहित्य में भी ऐसा हो रहा है कि आज हम हड़बड़ी में बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। हड़बड़ी में लिख रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं नहीं लिखें, सभी लोग लिखें और खूब लिखें, क्योंकि अभिव्यक्ति हर एक का एक मौलिक अधिकार है। और अभिव्यक्ति के जो मौलिक अधिकार के साथ साथ जो है कोई भी प्रश्न मेरी नजर में खराब नहीं होता, किसी प्रकार का प्रश्न हो। किसी ने जैसे कहा कि आप साहित्य की बात कह रहे हैं और आपने दूसरे की बात क्यों कह दी? इसलिए कह दी कि एक व्यक्ति जो है, एक इंसान जो है भावनाओं का पुतला होता है और जिस प्रकार के उसके पास विचार होते हैं, किसी भी विषय को पढ़ा रहा होता है तो वो विचार उस पर हावी हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीछा करते हैं, तो किसी न किसी रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कलाकार जो है अपने अभ्यास करने के कारण वह रो भी लेता है, रुला भी देता है। मुझे याद है यहाँ पर नॉर्वे में 2 कलाकार, फिल्मी कलाकार आए थे। उसी समय हमारे पहली बार हम जावेद अख्तर जी से मिले थे। जावेद अख्तर जी और शबाना आजमी और फारूक शेख। शबाना आजमी और फारूक शेख ने मेरी अमृता नाम की एक पुस्तक जो अमृता प्रीतम जी ने लिखी थी, उस पर उन्होंने अभिनय किया था। वहां मैंने देखा कि झरझर आंसू बह रहे थे उनके शबाना आजमी के। लोग तालियां बजा रहे थे और उससे उनको विघ्न भी हो रहा था, क्योंकि नॉर्वे में जब थिएटर होता है तो वो तालियां नहीं बजाते हैं। नॉर्वे में थिएटर के सबसे आखिर में तालियां बजाते हैं और इतने मिनट तक बजाते रहते हैं, मेरा ख्याल आप कई बार थक भी जाते हैं ताली बजाकर भारत में अगर होते हैं तो मैं देख रहा था कि तो कलाकार तो अभ्यास के हिसाब से अपने आंसू बहाते हैं, और ज्यादातर जो कवि हैं, लेखक हैं, ये इमोशनल होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने अभिव्यक्ति अभी तक नहीं की, जो भी लोग 55 साल के और 60 साल के लोग हैं, तो हमारे युवाओं से ये भी कहना है कि कोई अपने को कम ना समझे, उनको थोड़ा माफ कर दें। क्योंकि अगर वो कुछ खराब बात कहते हैं, आपको टोकते हैं, आपको इधर उधर की बात करते हैं, कारण बहुत लोगों के संदर्भ में, क्योंकि मैं भी उसी उम्र का हूं, तो जब मैंने वहां देखा कि पहले अभिव्यक्ति हम कर नहीं पाते थे, अब अभिव्यक्ति का मौका मिला तो हमें यह भी नहीं पता हमें कैसे अभिव्यक्त करनी है, क्या नहीं करनी है। और हम जो है अपने कोलीग, जैसे कि मैं यहाँ नॉर्वे में राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूं, तो लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, ये 2 मेरी प्रिय पार्टियां हैं और इन्हीं के साथ हमारा ज्यादा संपर्क रहता है। एक पार्टी का सदस्य रहता हूं और दूसरी पार्टी के बहुत ज्यादा वर्क टुगेदर करता हूं। हमारी पार्टी भी उनके पास भेजती है काम आपस में सहयोग बनाने और बढ़ाने के लिए, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अच्छा व्यवहार होता है। यहाँ पर 3 बार जो है भारत से लेखक आए। उन लेखकों को तो हमारी पार्टी के जो नेता थे, सांसद थे, उनके पास समय नहीं था, तो दूसरे सांसदों ने समय दिया और उनको हमने यहाँ मिलाया और बहुत सी बातचीत की। उन्होंने यहाँ तक की बात की थी। तो अब ये कहना चाहते हैं कि जो भारत में और यहाँ पर जो हमारे लोग आते हैं सीखने की जगह वापस जाते हैं, तो मैंने बहुत कम देखा है कि यहाँ आने के बाद, अच्छे सेमिनार अटेंड करने के बाद, कम ही लोग हैं जो वापस जाकर उन्होंने सेवा की। उनमें से एक नाम मैं लेना चाहूंगा, बड़े गर्व से लेना चाहूंगा। मुझे गर्व है, देश को गर्व है और पूरे विश्व को भी गर्व है, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, मुझे इस बात का गर्व है कि वो हमारे मित्र हैं। और आप पीछे ये जो कैलेंडर देख रहे हैं हमारे, इसमें ये कैलाश सत्यार्थी का चित्र है और ये मेरी कविता उनके बारे में है। वो यहीं पर सोया करते थे। नोबेल पुरस्कार मिलने के पहले यहाँ पर वो 6 बार सो चुके थे, वैसे तो 9-10 बार मिल चुके थे। हम लोगों ने मिल करके इंटरनेशनल सोशलिस्ट फोरम में और बहुत सी जगहों पर आवाज उठाई, बहुत सी कि जो गरीब देश हैं,
अफ्रीका में बहुत से देश हैं, बहुत से लोग जो है बिना अपराध के बंद हैं, थोड़े विरोध के कारण बंद हैं, उनके पास वकील के पैसे नहीं हैं। सब देशों में अभी भी जो है कानूनी सहायता नहीं मिलती है अगर अपराध में कोई बंद हो जाए, क्योंकि शक्तिशाली लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जैसे नॉर्वे में दुगनाद यानी दूसरों के लिए श्रम करना, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं पसंद करें या न पसंद करें, ये एक अच्छी चीज है। इसमें आपको बहुत फायदा हो सकता है कि जैसे कि मिलजुल करके अच्छे कार्य करें, और चाहे लेखन का काम हो। लेकिन मेरे ये भी बात है, अगर किसी के पास समय है तो कृपया आप जो है कुछ लोगों को साक्षर बनाने में उनकी सहायता करिए। और साक्षर बनने के बाद ये भी सुन लीजिए कि अगर वह आपके विपरीत पॉलिटिकल पार्टी का विचारधारा वाला बन जाता है तो उसमें आप दुखी मत होइए, क्योंकि ये हमारी अभिव्यक्ति आजादी के लिए बहुत जरूरी है। और हम लोग इसको भावना से जोड़ते हैं। भावना का राजनीति में कोई भी मतलब नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर, और ये जो भारत के जो समाचार पत्र होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के जो समाचार पत्र हैं उनका भी योगदान है, जैसे कि हमारे स्कूलों का भी योगदान है, जिसके कारण इस साल उत्तर प्रदेश में 8वीं और 10वीं की कक्षा में 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हुए। पिछले साल जो है 10 लाख बच्चे हिंदी में फेल हुए थे। तो योगदान का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फेल कराया, लेकिन अखबार में इंग्लिश छपती है। हम अपने माता पिता को कमतर समझते हैं, कहते हैं माता जी पिताजी आप क्या जानो, बाबा आप क्या जानो। अरे उनसे कहावतें सीखिए, उनसे गीत सीखिए, उनकी कहानियां सीखिए, उनके पूर्वजों के बारे में सीखिए। तो अभी बहुत से लोग हैं जिनको भी नहीं पता होगा उनके पर बाबा का नाम क्या है, पर दादा का नाम क्या है, और अगर नाम मालूम ही है तो उनकी रुचि क्या थी, वो क्या काम करते थे, वो क्या बनने आना चाहते थे, और आपके पापा और पिता किस स्थिति में मतलब जहां पर रह रहे हैं आए, और या वहीं रह रहे थे तो किस प्रकार की परेशानियां झेली, परिवार में कैसे उनका विघटन, अच्छा कोई अनुभव है, बुरा अनुभव है, वो भी बताएं। उसके अलावा उनसे आप बहुत सी कहावतें सीख सकते हैं। अभी पिछले साल यानी 1 साल के अंदर 3000 छोटी भाषाएं जो हैं खत्म हो गई हैं हमारे देश के अंदर भी। यानी हमारा देश जब बात कर रहे हैं तो वही देवकी वाला देश यानी भारतवर्ष में भी जो हमारे समुद्र के तीनों किनारे हैं, जैसे नॉर्वे में भी समुद्र के 3 किनारे हैं। नॉर्वे में तो किनारों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको सरकार ज्यादातर साफ नहीं करती, वहां पर रहने वाले लोग ही साफ करते हैं। कारण ये है कि उनको जो है अपने नेचर से प्यार है, और उनके उस नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं। और वो सभी, लगभग सभी लोग जो है कौशल विकास, उनको पता है कि पानी में कैसे रहना है, किनारे कैसे साफ करने हैं। उनके पास वोट भी होती है, और आवश्यकता होती है तो उनको उधार भी मिल जाता है। अगर कुछ लोग मिलके करें तो उनको उधार भी मिल जाता है और खरीद भी सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग भी वहां कर सकते हैं। भारत का कोई भी बंदरगाह, हम चाहे जो भी काम करें, चाहे उसके नाम बदलें, चाहे कुछ करें, तो उससे तरक्की नहीं होने वाली। तरक्की होने वाली है भारत के हर बंदरगाह को कम से कम 5 से 7 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अगर बात हमें साहित्य की करनी थी, लेकिन जो आप रहते हैं वो एक हिस्सा होती है। अगर कोई साहित्यकार सागर के किनारे रह रहा है, नदी किनारे रह रहा है, जब इन सब बातों को जब मैं बता रहा हूं वो लिखेगा, वो कहे क्या पागल आदमी है, इसको उसकी पड़ी है, बंदरगाह से उसको क्या लेने देना, उसको तो अपना किनारे रहना है, खाना पीना है और क्या करना। अरे भैया, एक देश का हिस्सा है। अगर बंदरगाह अच्छे होंगे तो रोजगार ज्यादा बढ़ेंगे, तो उसके आसपास के किनारे ज्यादा बढ़ेंगे, और अगर कौशल विकास बढ़ेगा तो कौशल विकास बढ़ने से वे लोग खुद ही उसकी रक्षा कर सकते हैं, अपने उस नेचर का, प्रकृति का फायदा उठा सकते हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा लोग वही सुरक्षित है जो नेचर में रह रहे हैं, जो नेचर के साथ रह रहे हैं। और बहुत से लोग जो है अमीरी के कारण या किसी और के कारण वो किनारे खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद जो है वहां के लोग हटा दिए जाते हैं। उससे 2 नुकसान होते हैं। जो सागर में किनारे बहुत से रहने वाले लोग जो सैकड़ों साल से रह रहे हैं, एक तो उनको जो है प्रकृति के साथ रहना आ जाता है, उनको मालूम है अगर आपदा आएगी तो किस तरह से उसको झेलना है। जैसे कि अभी कुछ वर्ष पहले भारत में बहुत तूफान आया था, और वहां के जो निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार में कुछ लोग जो है बच गए, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ गए थे और उनको बहुत सी चीजें पता थी कि किस तरह से रहना है, और वो उनकी जान नहीं गई, और बहुत से लोग शिफ्ट हो गए। तो अब उनको वहां से शिफ्ट करने में, जो वहां रहने आया उसको उतना तो किनारे से प्यार होता नहीं है, और उनकी एक भाषा भी होती है, और उस भाषा भी चली गई, क्योंकि वहां से डिस्पर्स हुए यानी अलग अलग हुए तो उनकी भाषा चली गई। जब अगर भाषा चली जाएगी तो साहित्य को खतरा हो जाता है। तो इसलिए हमारे जैसे साहित्यकार, हम तो बहुत मामूली हैं, बड़े बड़े साहित्यकारों को भी खतरा होना चाहिए, वो कभी नहीं रहा है। और एक बात और, सच्चाई कहने में ऐसा है कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तरह सच्चाई नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई आप
अगर आप सीधे रूप में कहते हैं तो वो है बिना संवेदनशील हुए दूसरों के पास पहुंच जाती हैं। तो उसमें कुछ चीजें अच्छाई तो ये हो जाती हैं कि जैसे एक्सीडेंट रुक जाते हैं और बहुत सी चीजों को वो सूचनाएं मिल जाती हैं। जैसे कि 1962 मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी पत्रकारिता की, अंबिका प्रसाद वाजपेयी की, जिसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने छापा था। उनको संपादकाचार्य कहते थे। उन्होंने कहीं लिखा था, दो चीजें लिखी थी उसमें। उन्होंने एक लिखा था कि सन 1962 में जब कोई पत्रकार था, वो बार बार वो कह रहा था ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमाका है, और उसको बैठा दिया जाता था कि नहीं, क्योंकि भारत में संविधान में बताया गया है कि आप जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तो कर सकते हैं, आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत तो है संविधान में, लेकिन उसमें जो है बहुत से आपको बहुत सी चीजें आप बताई गई, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। तो जो उसमें बंधन बताए गए हैं, उन बंधन के चलते हमें विदेश के मामलों के और सुरक्षा मामलों की चीजें बाहर नहीं आ पाती, और जब बाहर नहीं आ पाती तो जो हमारे जो भारत में, जैसा मैं अक्सर देखता हूं कि पहले बीबीसी CNN में आया, वो न्यूज उसके बाद कुछ घंटे बाद या दूसरे दिन भारत में आती है, और बहुत सी बातें भारत से भी वो सरकारी तौर पे बाहर नहीं आ पाती। तो ये है कि आपको ज्ञान बढ़ाना है, और टीवी चैनलों को आप मनोरंजन के तौर पे देखिए, ज्ञान के तौर पे बिल्कुल मत देखिए। वो इसलिए कह रहा हूं कि इस कोरोना काल में हम लोगों को कौशल विकास की चीजें बहुत सीखने को हैं। हम धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन इस रूप में कि जैसे अभी 8 लाख बच्चे फेल हुए रामचरितमानस का और दूसरी चीजों का, तुलसीदास का, सूरदास का, दूसरों को पढ़ें, और ये इन सब चीजों को हमारे माता पिता को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें आता है। और आपको आसपास, यहां तक कि जो आपके जो भिखारी लोग हैं, अगर हम उनसे भी बात करें तो हमें यह पता चल जाएगा उस भिखारी के पास कितना ज्ञान है। कुछ बेचने आता है, उससे बातचीत करने में मुझे बहुत कुछ पता चल जाएगा। और जिन लोगों को लेखक कलाकार फिल्म में जाना है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है ये अपने बेचने वाले से बातचीत कर करके उनका ज्ञान प्राप्त करना। जो सफाई करने घर में आते हैं या आती हैं, तो उनसे सीखना, क्योंकि वो एक तरह से आपके गुरु हो सकते हैं। हमारे एक अपने बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, श्री रामकृष्ण जी महाराज, तो जिनके शिष्य थे हमारे विवेकानंद जी। तो इन्होंने लिखा था कि जो है हम बहुत सी चीजों से सीखते हैं, जैसे किसी पक्षी से कुछ सीखते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं। और उन्हीं की एक पुस्तक में मैंने ये भी पढ़ा था कि आप एक समय में 2-3 कार्य साथ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कोई बहन है, वो अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है, सिलाई भी से अपने स्वेटर भी बना रही है, साथ में सहेली से या अपने माता पिता से या बच्चों से बात भी कर रही है, और ये भी ध्यान रहता है कहीं वो सिलाई उसके बच्चे के आंख में या कहीं उसके शरीर में न चुभ जाए। तो इस तरह से हम बहुत से कार्य एक साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी तरह साहित्य बहुत नहीं लिखना, तो ये है कि आपको जब कहने का तरीका आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। कि जैसे कि यहाँ मैंने देखा पार्लियामेंट में, जो नॉर्वे की पार्लियामेंट में देखा, यहाँ पर ताली बजाने का भी अलाउड नहीं, नॉर्वे में हुटिंग करने का भी अलाउड नहीं है। और जब आप कोई भी आदमी वहां पर अंदर जा सकता है, कोई भी आदमी, एक टूरिस्ट आदमी केवल अपना वो ID दिखा करके उसकी फोटोकॉपी ले लेते हैं। अब तो कई बार उनकी तलाशी पूरी ठीक से होती है कि सुरक्षा का मामला होता है, और वो सांसद लोग आपके कुछ ही 2-4 हाथ की दूरी पे ही होते हैं सारे जो बैठे होते हैं, ये भी कारण है। तो आप वहां देखेंगे, आप देखेंगे किस तरह से बातचीत होती है, कोई हुटिंग नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होती है, और सबकी बातें सुनी जाती हैं। और एक होता है यहाँ पर 15 मिनट, तो जो 15 मिनट का एक ओपन क्वार्टर होता है, तो मुझे भी यहाँ पर ओस्लो पार्लियामेंट में रहने का अवसर मिला। तो मैंने अपनी पार्टी से पूछे बिना हमने 2 केस उठाए थे, और दोनों में शुरू में मुझे जो संकोच और वो था लग रहा था, और बाद में बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहली बार जब हमने उठाया तो वो मेरा पहली बार हमने कोई केस उठाया था, तो उसमें बहुत से लोग बधाई देने आए। उसमें विपक्ष के भी थे, पक्ष के भी थे। तो एक तो यह है कि ये आपकी ये बातें हुई। अब मैं जीवन की यात्रा के बहुत अनेक मोड़ आए हमारे जीवन में। तो आपको बताया कि मैंने तो लेबर से शुरू किया। लेबर से शुरू करने के बावजूद भी कभी कहीं प्रदर्शन हो तो लखनऊ में भी करते थे। इमरजेंसी में भी अक्सर पुलिस आती थी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता पुलिस मुझे परेशान करती थी। मैंने उस समय जितने लोगों को बचाया, कैसे बचाया, उस समय जब पुलिस परेशान करने आती थी, हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि उस समय मैं छात्र युवा क्रांतिकारी संघ का मैं महामंत्री भी था, साथ में नौकरी भी करता था, पढ़ाई भी करता था। तो इन सब चीजों से जुड़े होने के कारण जो है उन लोगों को होता था। और उसके अलावा जो है लोगों के घर में रेड भी करवाता था, छापे भी करवाता, शिकायत करके कि इनके यहाँ ये चीज है, ये गलत काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उससे वो जो है क्षेत्र के जो नेतागण हैं,
एमएलए लोग हैं और दूसरे लोग हैं, वो लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी उनके क्षेत्र में कोई युवा जो है वो व्यक्ति आवाज उठाए जो बिना पॉलिटिकल पार्टी के है। बिना पॉलिटिकल पार्टी को तो ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोगों ने जाति व क्रांतिकारी संघ के अलावा और भी बनाया, तो बहुत से जो आरएसएस के लोग उस समय थे उन लोगों को हमने बचाया। और उसमें मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि एक सड़क है हमारे लखनऊ में, उनका नाम है एलबी वार्ष्णेय। एलबी वार्ष्णेय जी बहुत अच्छे नेता थे, और एलबी वार्ष्णेय जी और आज जो है लालजी टंडन जी एक जगह एक प्रदेश में वो है क्या ना गवर्नर, वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। उस समय उनसे भी बहुत मिलता था। तो एक संस्था बनाई हम लोगों ने, युवक सेवा संगठन बना करके उसमें फिर हम लोगों ने एक नीति बनाई कि कोई भी परेशान किया जाता हो तो उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी है। और इमरजेंसी में दफा 144 थी, तो हम लोगों ने कहा हम लोग 3 लोग जाएंगे, क्योंकि एक आदमी तो आ ही जाएगा, चाहे वो पत्रकार के रूप में कहीं कुछ, तो 3 ही लोग जाएंगे। तो हम लोग क्या करते थे कि 2 लोग रिक्शे में चल करके नारे लगाते थे जयप्रकाश नारायण वाले कि अब ये आई है क्रांति लाई है और इस तरह से। और उनकी एक चिट्ठी थी वो हम लोग बांटा करते थे। उसमें उस समय बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने भी उस चिट्ठियों को बहुत वितरण में सहयोग दिया, उन्होंने भी काफी काम किया। तो उनको कई लोगों को कार्यकारिणी में रखा, और उसमें जो है प्रदीप कुमार खंडेलवाल जी, जो आज जो है लखनऊ के एक समाचार पत्र स्वतंत्र चेतना उसके रिसेप्शन में बैठते हैं, तो वो मेरे बहुत साथी रहे हैं। उसी समय एक वीरेंद्र भाटिया जी हुआ करते थे, पहले विद्यार्थी परिषद में थे और उस इमरजेंसी के समय में वो कांग्रेस के मतलब नेता थे। उसी प्रकार एक ये बताना इसलिए जरूरी है कि संघर्ष की बातें भी बतानी है। एक रमेश श्रीवास्तव जी एमएलए थे, वो जो है पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, फिर बाद में जीतने के बाद कांग्रेस में आ गए थे।